बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी डिप्टी अकाउंटेंट मोरखा 26 जुलाई 2026 को इवनिंग बैच 4 का पेपर आज हल करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तादाद कितनी है? वो 17 है, याद रखिएगा। और इनको जो एक्रोनिम इस्तेमाल किया जाता है एसडीजीज भी कहा जाता है, एसडीजीज कहा जाता है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इनको कब अडॉप्ट किया गया था? इनको 2015 में अडॉप्ट किया गया था, याद रखिएगा जी। दीज वर अडॉप्टेड इन 2015 में इनको अडॉप्ट किया गया था। इससे पहले जो थे वो थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, याद रखिएगा जी, MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और फिर ये टोटल तादाद में कितने थे एमडीजीज? याद रखिएगा ये 8 थे। इनको 2000 में जो है वो रिप्लेस किया। सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो 2000 में इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और फिर इनकी तादाद कितनी होती है? इनकी तादाद 8 होती है। लेकिन 2015 में बाकायदा तौर पर ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एसडीजीज का बाकायदा अनाउंसमेंट की जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दुनिया की सस्टेनेबिलिटी के लिए, ह्यूमैनिटी की सस्टेनेबिलिटी के लिए और पूरे इस जो खित्ता अर्ज है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए 17 एसडीजीज जो है वो एस्टेब्लिश किए गए थे। और एक विजन बनाया गया था कि विजन 230 है, विजन 230 बनाया गया था कि 2030 तक यही 17 एसडीजीज जो हैं इनको मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। तो इसमें पाकिस्तान ने भी साइन किए हुए हैं। बात को ये सवाल पूछा जाता है कि एसडीजीज में सबसे पहला एसडीजी कौन सा? याद रखिएगा वो नो पॉवर्टी है। इसका मतलब है कि तमाम रियासतें, तमाम हुकूमतें जो कि इस जो है एसडीजीज के साथ जो कंट्रीज, जो रियासतें वो अटैच्ड हैं, उन्होंने 2030 तक नो पॉवर्टी को अटेन करना है, कोई गुर्बत ना रहे। और फिर एजुकेशन के हवाले से अक्सर का ये भी सवाल पूछा जाता है कि एसडीजी 4 कौन सा है? वो है क्वालिटी एजुकेशन, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन जो एसडीजी 4 है, याद रखिएगा जी। 4th एसडीजी दैट इज द क्वालिटी एजुकेशन के मेयारी तालीम प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी हर रियासत और हर कंट्री का जो है बुनियादी फ़र्ज़ है अपने जो है उनके इनहेबिटेंट्स के लिए। तो बात का पूछा जाता है कि 4th एसडीजी कौन सा है? वो 4th एसडीजी है क्वालिटी एजुकेशन। और फिर क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज, हमारी एफर्ट्स और ओवरऑल रियासत की एफर्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि क्लाइमेट को जो है वो सपोर्ट करे। तो वो कौन सा है? क्लाइमेट एक्शन, याद रखिएगा। 13th जो एसडीजी है दैट इज़ द क्लाइमेट एक्शन। तो एसडीजीज के हवाले से ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि टोटल नंबर्स कितने हैं, जो कि इस पेपर में पूछे हुए थे, वो 17 हैं। विजन इसका क्या है कि कब तक ये अचीव होंगे? 2030 तक इनको अचीव कर दिया जाएगा। इससे पहले कौन कौन से थे? इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से उनकी तादाद कितनी थी? वो उनकी तादाद 8 थी। और इनको कब रिप्लेस किया गया था? इनको रिप्लेस किया गया था 2015 में। और इनकी जगह एसडीजीज जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे। तो एसडीजीज से रिलेवेंट जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? याद रखिएगा वो 1 होता है। और फिर बात का तो वो ये भी पूछ रहा होता है एवरीडे साइंस के हवाले से कि एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाई, उसको Z से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर है क्या? इट इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की कुल तादाद को क्या नाम देते हैं? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय Z, सो Z इज इक्वल टू P। इसी तरह से मास नंबर या मास नंबर किसे कहा जाता है? इसको डिनोट किससे किया जाता है? याद रखिएगा इसको डिनोट किया जाता है A के साथ। मास नंबर की जो डेफिनेशन है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। याद रखिएगा जी, इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं हो रही क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल तादाद क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। A इज इक्वल टू दैट्स P प्लस N, या ये भी मैं कह सकता हूं A इज इक्वल टू Z प्लस N, क्योंकि P से मुराद भी वही प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर भी है। और मास नंबर को बासकत वो दूसरा नाम भी देते हैं। तो ये भी सवाल में पूछा होता है कि भाई न्यूक्लियस किसे कहा जाता है? तो मास नंबर का दूसरा नाम याद रखिएगा जी,
न्यूक्लियंस भी है। न्यूक्लियंस मीन द पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, याद रखिएगा जी। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी कितना है, 1 ही है। एक्चुअल जो है वो एटॉमिक नंबर तकरीबन 1.008 होता है, लेकिन 1 भी बिल्कुल ठीक है जैसा ऑप्शन में आया हुआ था। तो उसका जो मास नंबर है, मास नंबर इज इक्वल टू, मास नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, याद रखिएगा किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। ये किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज atom is said to be a neutral particle on behalf of presence of equal number of protons and electrons. So that's why atom is a neutral particle. There is no charge on atom. However, nucleus contains the positive charge. याद रखिएगा जी। तो जो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद होती है बराबर होती है। तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 1, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1। न्यूट्रॉन कितने हैं हमने फाइंड आउट करना है, इस फार्मूले के तहत फाइंड आउट कर सकते हैं। मास नंबर कितना है, उसका मास नंबर भी 1 ही है। तो मास नंबर अगर 1 है, 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, न्यूट्रॉन मैंने फाइंड आउट करने हैं। तो ये जब इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 0, तो इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। बात का ये सवाल पूछा जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते। हाँ, अगर वो पूछे आइसोटोप्स के हवाले से तो फिर उसके 3 आइसोटोप्स हैं, जैसा कि मेंशन किया हुआ है, हाइड्रोजन और उसके बाद ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। तो इसमें हम देखते हैं 1 और 2 में, यहाँ पे देखिएगा H1/2 एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर कितना है, 2 है। तो मैं फार्मूला पुट करता हूं कि मास नंबर इज इक्वल टू A इज इक्वल टू दैट्स P प्लस N। मास नंबर कितना है, 2 है, 2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, प्रोटॉन 1, जो न्यूट्रॉन है मैंने फाइंड आउट करने हैं, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं भाई, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और फिर वहाँ पर क्या है, वो 3 - 1 भी कर दो डायरेक्टली, तो वहाँ पर न्यूट्रॉनों की तादाद कितनी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। बात का ये भी पूछता है कि ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉनों की तादाद कितनी है, और इसी तरह से ट्रिटियम में जो है न्यूट्रॉनों की तादाद कितनी होती है, तो वो याद रखिएगा वो 2 होती है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और उससे रेलेवेंट जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज शेख रईस इज द टाइटल ऑफ, ये किसका टाइटल है, ये इब्न सीना का टाइटल है, याद रखिएगा जी। पैलेस्टीन 36, ये किस चीज़ का नाम है, बेसिकली ये एक फिल्म का नाम है। उसके बाद द डे ऑफ डिलीवरेंस, यौम निजात, किसने बनाया था, वाज अपील टू सेलिब्रेट, भाई क़ायद आज़म ने कहा था कि भाई यौम निजात मनाओ, कांग्रेस की जो हुकूमतें हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, इसी वजह से यौम निजात मनाने का ऐलान किया गया था। कब ये होता है, याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को क़ायद आज़म जो है ये ऐलान करते हैं कि आज का दिन यौम निजात का दिन है, द डे ऑफ डिलीवरेंस है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने तमाम हुकूमतें जो ख़त्म कर दी हैं। दूसरा ये है कि फ़रंगी ब्रिटिश जितने भी थे वो नेक्स्ट जो डिसीजन कर रहे थे वो विदाउट द प्रायर कंसल्टेशन ऑफ कांग्रेस की कंसल्टेशन के बगैर ही वो फैसले करने लग गए। तो यूँ क़ायद आज़म ने कहा था कि आज का दिन जो है वो यौम निजात के हवाले से रिमेंबर किया जाएगा, याद रखा जाएगा। उसके बाद टेररिज्म टर्म फर्स्ट यूज इन विच रेवोल्यूशन, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये सबसे पहले ये इस्तेमाल की गई थी। उसके बाद देखिए एंटोनियम ऑफ टेथर, उसको क्या नाम दिया था है, अनलैश उसका एंटोनियम है, याद रखिएगा जी। इंग्लिश के हवाले से सिनोनिम एंटोनियम के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज एंटोनिम ऑफ डिमिश, इसका मतलब क्या होता है, ख़त्म करना, बिल्कुल डिक्लाइन कर देना। उसका एंटोनिम क्या होता है, दैट इज इंक्रीज करना होता है उसका एंटोनिम। उसको द स्टीप वेल्ड वैली हैविंग नैरो डिप्रेशन, जिसके नैरो डिप्रेशन हो, आर कट बाय द स्ट्रीम्स, जिसको नदियां और रिवर जो है वो काट के रख देते हैं, तो क्या कहलाती हैं वो, वी शेप्ड वैलीज उनका नाम कहलाया जाता है, याद रखिएगा जी। उसके बाद हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है निशान पाकिस्तान, याद रखिएगा जी। और फिर हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा होता है, हाईएस्ट अगर मिलिट्री अवार्ड की बात की जाए जी, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड वो कौन सा है, वो निशान हैदर है, वो निशान हैदर है। और फिर अगर ये देखा जाए निशान हैदर के हवाले से
सबसे पहला निशान हैदर किस अजीम कौम के सपूत को मिला था? वो राजा मोहम्मद सरवर शहीद को मिला था, याद रखिएगा जी। राजा मोहम्मद सरवर शहीद, फर्स्ट मटायर जिनको के निशान हैदर मिलता है जी। पहले निशान हैदर पाने वाले पहले निशान हैदर पाने वाली ये हस्ती हैं, वो ये जिनको निशान हैदर मिलता है। और अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तान के जो सिविलियन अवार्ड हैं उनमें जो शामिल है, सबसे पहले जो है वो निशान पाकिस्तान है। उसमें अगर कैटेगरीज देखी जाए तो सबसे पहले होता है निशान होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हिलाल होता है, और फिर इसी तरह से जो तीसरी कैटेगरी होती है वो सितारा, और चौथी होती है तमगा। सितारा और चौथी कैटेगरी होती है तमगा। और फिर नेक्स्ट इनकी मजीद कैटेगरी है कि निशान पाकिस्तान है, निशान क़ैद आज़म है, निशान जुर्रत है और निशान खिदमत भी है। सेम इज़ द केस हिलाल पाकिस्तान और हिलाल क़ैद, हिलाल खिदमत। सेम इज़ द केस सितारा पाकिस्तान, सितारा जुर्रत और सितारा खिदमत। सेम इज़ द केस के तमगा पाकिस्तान, तमगा जुर्रत और तमगा खिदमत। ये सारे 4 कैटेगरीज में मजीद डिवाइड होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है जो सिविल लोगों को मिलता है, वो कौन सा है? निशान पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री फौजी एजाज कौन सा है? वो निशान हैदर है। अब तक जितने भी हमारे शोहदाओं में से हैं कि जिन्होंने निशान हैदर का जो ताज है अपने सीने पे सजाया है, उनमें सबका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। लेकिन एक ऐसे नौजवान हैं राशिद मिन्हास, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है। राशिद मिन्हास, शहीद राशिद मिन्हास, इनका ताल्लुक किससे है? वो पाकिस्तान एयरफोर्स से है, याद रखिएगा। हमारे शुहदा हमारा फ़ख्र हैं और सब ज़िलाली परचम में लिपटे हुए ये सब ज़िलाली परचम की लाज रखते हैं। तो उन शुहदा की कुर्बानियों के तुफ़ैल ही आज हम आज़ाद फ़िज़ायों के पंछी बन चुके हैं। तो निशान हैदर के हवाले से, निशान पाकिस्तान के हवाले से जो मुमकिन सवाल आते हैं वो भी यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सिनोनियम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट का सिनोनियम क्या होता है? इंटरप्रेट होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि ज़रखेज़ ई लॉन्च्ड फॉर बेसिकली एग्रीकल्चर के हवाले से ये प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज़ 1940 एनुअल सेशन प्रेसिडेंट बाई, किसने इसकी सदारत की थी? वो क़ैद आज़म बानी पाकिस्तान ने सदारत की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मरटायर्ड कब इनको शहीद कर दिया जाता है? ये मस्जिद में इनको जो है शहीद कर दिया जाता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है कि व्हेन वॉलीबॉल एडेड इन ओलंपिक्स में, वॉलीबॉल को कब ऐड किया जाता है? 1964 में ऐड किया जाता है। प्लेयर्स इन नेटबॉल के अंदर प्लेयर कितने होते हैं? वो 7 होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं? 11 होते हैं, जिसमें 10 प्लेयर्स और एक गोलकीपर होता है। क्रिकेट में भी 11 ही होते हैं। हाँ, आइस हॉकी में जो टोटल प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट तादाद हो सकती है, लेकिन ओवरऑल हॉकी में कितनी होती है? याद रखिएगा 11 ही होते हैं। उसके माने कि ओलंपिया म्यूजियम इज इन, ये कहाँ पे है? ये ग्रीस में है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज बिफोर पार्टीशन से पहले कश्मीरी स्टार्टेड स्ट्रगल अगेंस्ट डोगरा राज इन विच ईयर? 1931 में स्टार्ट किया था कश्मीरियों ने। उसके बाद है कि मोस्ट प्रोमिनेंट मैरिज सिस्टम ग्लोबली इज बेसिकली मोनोगैमी ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बाकी अब कुछ उसमें मॉरल और कल्चरल जो है वो एथिक्स जो है बैरियर्स वो भी आ जाते हैं, बट ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे क्या है जो कल्चरल एक ट्रेडिशन बन चुके वो मोनोगैमी है। उसके बाद व्हेन पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज मेजर नॉन अलायंस ऑफ नेटो, 2004 में जो है ये ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है। हाउ ट्रांसलेटेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन इनटू उर्दू किसने किया था? मौलाना जफर अली खान ने किया था। उसके बाद है कि हु इन्वेंटेड एक्स-रेस, किसने इन्वेंट किया था? याद रखिएगा विलियम कोनार्ड ट्रॉन्गटन ने एक्स-रेस जो है ये इन्वेंट की थी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज हु आस्क्ड रॉबरी ऑन पीपल वोट टू क्रिटिसाइज, किसने ये कहा था उस वक्त? इंटरफेरेंस फ्रॉम दिल्ली रूल्स रिगार्डिंग 1987 स्टेट इलेक्शन बाई, किसने कहा था? ये महबूबा मुफ्ती ने उस वक्त जो है ये स्टेटमेंट दी थी। नजरबायवाज फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ किसके थे? ये काजाकिस्तान उसका सही जवाब है। उसके माने कि WHO अनाउंस्ड एस्टैब्लिशमेंट न्यू डेटा सेंटर फॉर डीलिंग विद पैंडेमिक डिजीज। बर्लिन के अंदर ये उन्होंने कहा था कि जितनी भी पैंडेमिक डिजीज हैं उसके हवाले से एक डेटा सेंटर कायम किया जाएगा। एनालॉजी जो है रेक है तो लीव्स है और इंफॉर्मेशन है तो किसके हवाले से है? वो सेंसस के हवाले से होती है। तो ये एक तरह का एनालॉजी जो है उसका ये सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
विच इज करेक्ट ईमेल एड्रेस पैटर्न यूज। जो सरनेम होता है एट द ईमेल वो कोई भी हो सकता है, तो उसका जो पैटर्न होता है वो ये होता है, यानी एट द रेट ऑफ ईमेल से पहले कोई भी आप यूनिक नेम, यूनिक वर्ड्स या डिजिट्स आप रख सकते हो। URL स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर के वजह से बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसका सही जवाब है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड इंसिडेंट कब होता है? ये 9/11 का जो वाकया होता है 2001 में, जिसमें अमेरिका के अंदर दो बड़ी जो बुलंदोबाला इमारतें होती हैं उनको जो है हाईजैक कर दिया जाता है, मुख्तलिफ तैयारे हाईजैक करके उनको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो उसी के बाद ही फिर बाद में अफगानिस्तान के ऊपर जो है अटैक्स जारी रखते हैं, किए जाते हैं। और यूं जो 9/11 का जो एक वाकया है, और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है बिल्कुल एक पॉलिटिक्स के हवाले से, पीस के हवाले से नक्शा भी तब्दील होकर रह गया था। तो 9/11 का वाकया 2001 में होता है। पेंटागॉन्स और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो हैं इनमें अटैक्स ये होते हैं। उसको अकॉर्डिंग टू द इंडस वेटन ट्रीटी हाउ मेनी रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान? पाकिस्तान को 3 मगरबी दरिया वो दे दिए जाते हैं। विच कंट्री इन्वेस्टेड मोस्ट इन जॉब इन ईरान? तो इंडिया जो है उसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज 2008 2008 ओलंपिक्स कहां पे हुए थे? वो चाइना बीजिंग में होते। उसके बाद है कि विच पास कनेक्ट्स क्वेटा विद कंधार? वो बोलान पास है। उसके बाद विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 1985? साउथ एशिया के अंदर सार्क का क्याम अमल में लाया गया था। और अगला सवाल हमारे पास है कि रॉबर्ट वाटसन इन्वेंटेड रेडार, इन्होंने इन्वेंट किया था, याद रखिएगा। उसके बाद मर्करी थर्मामीटर वाज इन्वेंटेड बाय, ये किसने इन्वेंट किया था? जो मर्करी थर्मामीटर जिसके जरिए आम टेम्परेचर और फीवर की हालत में जो टेम्परेचर फाइंड आउट किया जाता है वो बेसिकली फ़ारेनहाइट ने ही इन्वेंट किया था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज इन विच ईयर हिंदू आर्य समाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 में हिंदू ने ये तंजीम जो बनाई थी। उसके बाद हु डज नॉट ईट एनिमल, हु डज नॉट ईट एनिमल ईट, जो एनिमल का ईट नहीं खाते, इसका मतलब है कि वो गोश्त नहीं खाते, तो वेजिटेरियन भी कहलाते हैं, या वैगन या वेजिटेरियन दोनों ठीक हैं जी, या ये वेजिटेरियन भी कहलाते हैं। इसका मतलब वो सिर्फ सब्जी खोर ही हैं, वो गोश्त खोर नहीं है। और अगर वो दोनों को खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, होमोसैपियन है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको ओमनिवोर्स कहा जाता है। और जो गोश्त सिर्फ गोश्त खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहा जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, हेर्बीवोर्स, सिंपल सी बात है, हेर्बीवोर्स, उसके बाद कार्निवोर्स, उसके बाद ओमनिवोर्स। हर्बीवोर जो सिर्फ हर्ब्स प्लांट्स को ही खाते हैं, पौधों को ही खाते हैं, हर्ब्स जड़ी बूटियों को ही खाते हैं। कार्निवोर्स ओनली मीट, गोश्त को ही खाते हैं, जिसमें टाइगर है, जिसमें लायन एंड सो ऑन। ओमनिवोर्स क्या है? जिसमें इंसान, मैन, जिसमें बियर, रीच भी शामिल है। ये क्या है? ये दोनों ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये गोश्त भी खाते हैं और सब्जी या प्लांट्स एटर भी हैं। उसके बाद है कि नेक्स्ट हमारे पास सवाल, सिनोनिम ऑफ टेनेसिस, उसका मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट होता है। पैराडाइज ऑफ एशिया, एशिया की जन्नत किसे कहा जाता है? वो वादी कश्मीर को कहा जाता है, याद रखिएगा जी। गवादर हब सिग्निफिकेंट पर्पस किसके लिए? उसमें चारों ऑप्शन थे, चारों के चारों ऑप्शन में ही ऑल ऑफ दीज जो है वो राइट ऑप्शन था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज पाकिस्तान नेशनल फ्लावर, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? वो जैस्मीन फ्लावर, चंबेली का फूल है। उसके बाद है कि व्हेन इंडिया ऑक्युपाइड हैदराबाद, उसका सही जवाब क्या है? 13 सितंबर 1948 को ऑक्युपाई किया था। एग्रीकल्चर पार्ट इन जीडीपी, पाकिस्तान जीडीपी में, टोटल जीडीपी में तकरीबन 19 से 24% तकरीबन, ये जो है राइट ऑप्शन है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनागुरेटेड बाय जॉर्ज V ने इसकी इनागुरेशन की थी। उसको कि जियो स्टेशन सैटेलाइट अराउंड द अर्थ सर्फेस कवर्ड एट विच लॉन्गिट्यूड एंगल, 120 एंगल्स पे उनको जो है वो सेट किया जाता है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज इस्लामिक स्टेट इज आंसरेबल टू, इस्लामी रियासत जो है वो किसको जवाबदेह है? वो अपने रब अल्लाह ताला को ही जवाबदेह होती है, याद रखिएगा। अगर बात की जाए इस्लामिक स्टेट के हवाले से तो वो अल्लाह ताला को ही जवाबदेह है जी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हेयरिंग इज, ह्यूमन हेयरिंग की जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से इतने हर्ट्ज तक तकरीबन जो है वो उसकी रेंज होती है। इससे 20 हर्ट्ज से ज्यादा और इस रेंज से ज्यादा जो है कम ज्यादा वो ना सुन सकते हैं। तो ये जो है ह्यूमन एयर जो है उसकी ये कैपेसिटी होती है। और फ्रीक्वेंसी जो है F = 1/T,
इसका मतलब है कि पर सेकंड में जितनी साउंड वेव्स पास होती हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, कि मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी रेंज होती है, अगर ह्यूमन एयर की बात की जाए या ह्यूमन हेयरिंग के हवाले से बात की जाए। उसके ऑथर ऑफ द बुक कशफुल महजूब किसकी लिखी हुई है? दाता गन बख्श हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की ये लिखी हुई किताब है। मेन कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस में वैसे जो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होते हैं, बट ओवरऑल क्या है एनर्जी सेक्टर के हवाले से देखा जाए तो उसमें भी है, लेकिन सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि डेज इन लीप ईयर में कितने जो है दिन होते हैं उस साल में? 366 दिन होते हैं, याद रखिएगा, ये सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, और मुख्तलिफ जो है यूनिट्स उसके हवाले से एक स्टैंडर्ड यूनिट देने का निज़ाम जो है वो साइंटिस्ट ने कहा था कि भाई प्रपोजल दी थी कि पूरी दुनिया में अगर यूनिट इस्तेमाल किया जाए तो एक ही यूनिट इस्तेमाल किया जाए, डिफरेंट लोकल नेशनल डोमेस्टिक, तो उन यूनिट्स को खत्म करके SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स इंट्रोड्यूस कराया गया था। सो SI क्या है? बेसिकली इट्स अ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट इंटीरियम रिपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली ऑफ पाकिस्तान का पेश की थी? 28 सितंबर 1950 को ये रिपोर्ट पेश की थी। व्हेन एयर वर्टिकली रीचेस द ग्राउंड उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, और याद रखिएगा 760 टार 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन ठीक होते हैं कि अगर ये आ जाए कि टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 टार होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी भी, ये भी बराबर होता है, जो कि नॉर्मल जो है किसी भी जमीन के ऊपर अगर हम अर्थ लेवल की बात करें तो वहां पर सी लेवल की जब बात होती है तो उस वक्त नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? वो 760 ही होता है, याद रखिएगा जी। उसके बाद के द डेमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मेड बाय, किसने कहा था? रेड क्लिफ कमीशन उसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज हाईएस्ट वैल्यू फंक्शन इन एमएस एक्सेल वो क्या है? मैक्सी है। उसके बाद ही हैज डाइड अ ईयर्स अगो, करेक्ट सेंटेंस ये है, याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में अगर अगो आ जाता है तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। और सेम इज द केस किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट आ जाए और लास्ट किसी भी शक्ल में आ जाए, चाहे वो लास्ट डे हो, चाहे वो लास्ट नाइट हो, चाहे वो लास्ट वीक हो, या वो लास्ट मंथ हो, या बेटा वो लास्ट ईयर हो, तो वहां पर क्या है इन सब में भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल करोगे। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट सीजन भी। और अगर आ जाए तो वहां भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि हो सकता है फिक्रा जो है सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पास्ट इंडेफिनिट इज द राइट वन, याद रखिएगा जी। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, द डॉक्टर आस्क्ड सारा इफ शी हैड पेन इन हर लेफ्ट लेग। बेसिकली जो था ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस था। कमीशन के इम्तिहानात में आजकल इनडायरेक्ट से डायरेक्ट सेंटेंस बनाने होते हैं जी। तो डॉक्टर आस्क्ड सारा, इसका मतलब है डॉक्टर सेड टू सारा आएगा जी। अगर यहां पर इफ आया हुआ है, क्योंकि इफ हम कमास हटाने के लिए उस वक्त लगाते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। जो क्वेश्चन जो एक सवालिया फिक्रा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो दो तरह का होता है, या तो वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो सवालिया लफ्ज से, या तो वो हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल से शुरू हो। अगर तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो फिर कॉमास को हटाने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ भी लगाते हैं, वेदर भी लगाते हैं। वहां पर उन्होंने इफ दे दिया है, तो इसीलिए डॉक्टर सेड टू सारा डू यू है, तो इसका मतलब है इफ है जी। इसका मतलब है कि शी हैड अ पेन। अब याद रखिएगा अगर यहां पे पास्ट हमारे पास आया हुआ परफेक्ट आया हुआ है, तो हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस में क्या आएगा? याद रखिएगा यहां पर दो कंडीशन इस्तेमाल हो सकती हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है, या तो पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है। यहां हैव का इस्तेमाल है, उसको हम हैड में चेंज करेंगे। सो इफ लग गया, इसका मतलब है यू है, इसको चेंज करो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो शी हैड अ पेन इन हर लेफ्ट लेग, उसका ये सही जवाब है नरेशंस के रूल के मुताबिक, याद रखिएगा। उसके बाद फ्रॉम विच वाटर स्ट्रक्चर कैनाल ओरिजिनेटेड, बेसिकली हेड वर्क से जो है कैनाल्स नहरें वो ओरिजिनेट होती हैं, वो निकाली जाती हैं। और वो इरिगेशन सिस्टम जो कि सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पर ही डिपेंडेंट हो, उस सिस्टम को उसको जो नाम दिया जाता है दैट इज रेन फेड एरियाज, उनको नाम दिया जाता है। बरानी इलाके भी इनको कहा जाता है
कि वहां पर बारान रहमत से ही, बारिश से ही इरिगेशन वो इस्तेमाल की जाती है। अगला हमारे पास सवाल है, दैट इज आई खारिजा माई ओल्ड फ्रेंड इन मार्केट आई रैन इनटू। अब याद रखिएगा, इनटू वहां इस्तेमाल किया जाता है जब डायनामिकली कोई चीज बाहर से अंदर आ रही हो, लाइक दिस। इनटू इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा जी। सेम इज द केस कि पोर द वाटर इनटू द गिलास होता है। यहां पर भी क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, पोर इनटू इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई चीज बाहर से अंदर मूव करती हुई आ रही है, वो स्टिल नहीं है, तो उसके लिए प्रपोजिशन का रूल है कि हम हमेशा इनटू इस्तेमाल करेंगे। जबकि कोई चीज यहां से बाहर जाए तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, आउट ऑफ। सो दीज आर द प्रपोजिशन रूल, याद रखिएगा जी, आउट ऑफ इस्तेमाल करते हैं जी। उसके बाद देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सेट अप्रूव्ड व्हीट स्पोर्ट प्राइस फॉर 2025 3500। और उस वक्त बहुत ज्यादा बहरान आया था जब ये रेट फिक्स किया गया था, और किसानों के लिए तो बहुत बड़ा मसला था। उसके बाद देखिए, कश्मीर लिंक्स विद पाकिस्तान बट नॉट विद इंडिया रोड के हवाले से ये सही जवाब है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में कितने दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, 3 दिन क्या फरमाया था। उसको देखिए, अ टेबल कैन बी इंसर्टेड थ्रू द प्रोग्राम लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड द पावर पॉइंट। टेबल ऐड की जाती है, इंसर्ट का ऑप्शन होता है, बेशक आप कोई टेबल ऐड करना चाहते हो, कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये जो है ऑप्शन होता है। तो ये कंप्यूटर के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट इज एस्टी मार्क बेस्ले, ये है क्या लोकेटेड, ये वेनिस के अंदर ये लोकेटेड है। अ पर्सन एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, जो शराब नोशी से बिल्कुल नफरत करता है, उसको क्या, उसको टेटलर नाम दिया जाता है जी। नेशनल फेडरल हाईवे अथॉरिटीज डील विद, ऑप्शन चारों थे, उसमें ऑल ही ऑप्शंस ठीक है। और ये प्रवर्ब है कि यू डू नॉट फैटन अ पिग बाय इट्स वेइंग, जितना भी गिरोगे फिर भी फैट नहीं होता। तो ये एक प्रवर्ब इंग्लिश के हवाले से, उसको कंप्लीशन के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सी हैं, बैनक हैं। उसके बाद देखिए, इंग्लिश क्वेश्चन डबल फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें मिसिंग था। उसके बाद देखिए, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 के पहले 4 मल्टीपल्स का मतलब 5, 10, 15 और उसके बाद 20। इसका मतलब है कि इन सबको प्लस कर लें, 5 जमा 10 15, 15 जमा 15 30, 30 जमा 20 50, उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16x माइनस वाई। अब x जमा वाई वो कितना है, वो दे रहा है 16 है, x माइनस वाई कितना दे रहा है, वो 3 दे रहा है। फाइंड, इसका मतलब है x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 माइनस 5 नोट करना है। फार्मूला हमारे पास मैथ का होता है बेटा, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b होता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि a x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 इज इक्वल टू x जमा y इनटू x माइनस y। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, x जमा y कितना है, x जमा y हमारे पास 16 के बराबर है, 16 इनटू x माइनस y किसके बराबर है, x माइनस y 3 के बराबर है, 3, तो 16 जब 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 48 जवाब आ जाएगा, याद रखिएगा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सवाल है, वो भी मैथ के रेलेवेंट है, एंड दैट इज अ व्हील मेक्स 50 revolutions and covered 22 किलोमीटर डिस्टेंस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। व्हील का जो डायमीटर है वो कितना है, वो मैंने फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, किसी भी सर्कल की जब बात होती है तो इसका मतलब है कि जो बाहर वाला एरिया है दैट इज सर्कमफेरेंस c, और c इज इक्वल टू, याद रखिएगा, ये 2 पाई r के बराबर होता है जी। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ, c इज इक्वल टू पाई 2r भी लिख सकता हूँ, और डायमीटर जो होता है वो 2r के बराबर होता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, c इज इक्वल टू पाई d भी लिख सकता हूँ, इस 2r की जगह मैंने d पुट कर दिया है। अब मैंने ये देखना है कि अगर मैंने डायमीटर फाइंड आउट करना है तो याद रखिएगा, मैथ का रूल ये होता है कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसके अलावा बाकी सारे को बट्टे कर देते हैं। तो मैंने फाइंड आउट करना है d, उसके अलावा मैं पाई बट्टा कर दूंगा, इधर भी पाई बट्टा कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू c ओवर पाई आ जाएगा। अब मेरे पास जो है ओवरऑल सर्कमफेरेंस का मतलब बाहर बाहर वाला एक रेवोल्यूशन, यहाँ पे तो 500 रेवोल्यूशन है। अब डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 22 किलोमीटर है। अब मैंने एक c फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास मैं करूंगा डिस्टेंस बटा टोटल रेवोल्यूशन। तो डिस्टेंस कितना है, 22 किलोमीटर है। जब भी किलो आ जाए इसका मतलब है 10 की पावर 3 या 1000, याद रखिएगा जी। इसका मतलब है कि 22,000 बटा
500, क्योंकि 500 रेवोल्यूशन है। 2 0 2 0 से कैंसिल, 5 1 ज़र 1, 5 4 ज़र 20, फिर 2 बच गया, फिर 20 है, 5 4 ज़र 20, ये मेरे पास आ गया 44 आ गया। अब मैंने वैल्यूज पुट करनी है। d इज इक्वल टू सी कितना आ गया 44 आ गया। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, याद रखिएगा। अब मैं ये भी कर सकता हूं कि d इज इक्वल टू 21, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7 जो है ये ऊपर चला जाएगा। मैथ का रूल ये होता है कि जो चीज़ बट्टा से भी बट्टा होती है उसको दोबारा ऊपर लेके आते हैं। इसका मतलब है कि ये मेरे पास आ जाएगा 44/22 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये ऊपर आ जाएगा। अब ये भी है कि 22 2 7 2 ज़ार 14 मीटर इसका सही जवाब है। अब याद रखिएगा पाई को आप 3.14 भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बास का मैथ के हवाले से वो पाई का फार्मूला भी दे देता है कि पाई एक्चुअली है क्या, ये 22/7 या 3.14, ये कहां से आया है। तो याद रखिएगा जो पाई का फार्मूला होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअली याद रखिएगा, पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस बटा डायामीटर, सरकमफेरेंस बटा डायामीटर। आप किसी भी गोल चीज का सरकमफेरेंस लेकर ओवर डायामीटर निकाले, चाहे वो छोटा एक ढक्कन ही क्यों ना हो, छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, या जितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो, आपने क्या करना है उसका सरकमफेरेंस निकाल लेना है। सरकमफेरेंस बटा डायमीटर, यहां से लेकर यहां तक डायमीटर है वो निकाल लेना है। तो तकरीबन वो 3 4 14 3 4 11 के बराबर ही आएगा। तो आपको पाई का भी पता होना चाहिए कि पाई असल में आया कहां से है। पाई का फार्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ओवर डायमीटर। तो ये उसका फार्मूला है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुहैरा राहिब का असल नाम क्या था। जर्जीस इसका असल नाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली दफ़ा मुल्क शाम का सफ़र करते हैं उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, 12 साल थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक। और फिर रास्ते में जो है उस वक्त एक ईसाई राहिब मिलता है, उसका नाम क्या होता है, वो जर्जीस होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफ़र शाम किया था 2 मरतबा किया था, याद रखिएगा जी। और पहली मरतबा जो किया था उस वक्त उम्र मुबारक कितनी थी, 12 साल थी। बनी इसराइल के किस नबी पर जादू का इल्ज़ाम लगाया गया था, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर जादू का इल्ज़ाम लगाया गया था। कवायद के कितने हिस्से होते हैं, 2, एक सर्फ दूसरा नाव। इस्म ज़र्फ की कितनी अक़साम है, 2 अक़साम है। या इस्म ज़र्फ ज़मा जो ज़माने को ज़ाहिर करे, जैसे आज, जैसे कल, जैसे परसों, जैसे हफ्ता, जैसे साल, जैसे माह, जैसे अशरा। अशरा कहते हैं 10 को। तो ये क्या है, इस्म ज़र्फ ज़मा को ज़ाहिर करते हैं। और इस्म ज़र्फ मकान क्या है, पहला इस्म ज़र्फ ज़मा, दूसरा इस्म ज़र्फ मकान जो किसी जगह को ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर बाज़ार, मस्जिद, ईदगाह, गुज़रगाह, स्कूल, कॉलेज, गली, मोहल्ला, ये सारे क्या है, ये इस्म ज़र्फ मकान। इस्म ज़र्फ की कितनी अक़साम है, 2 अक़साम है, याद रखिएगा। इलाका रखने से क्या मुराद है, ताल्लुक़ होना, याद रखिएगा। उसका ये सही जवाब है उर्दू ग्रामर के हवाले से। और ये सवालात मुख्तलिफ पूछे हुए थे। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज़, किसी का कौल बयान करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, वावैन की अलामत जो है वो इस्तेमाल की जाती है, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए, मुट्ठी गर्म होना से क्या मुराद है कि रिश्वत का बाजार गर्म होना। उसके बाद फातिहाना दरूद खागे मरदूद, तो ये क्या है, किसी शाय का ज़ाय हो जाना उसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए, बैतुल गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर बैतुल गज़ल कहा जाता है। और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता का शेर उस वक्त कहा जाता है कि अगर उसमें तखल्लुस का इस्तेमाल होता है। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माँ ने तेरे नाम पे बच्चे का नाम रख दिया। और इसी तरह से जो है, अगर किसी भी गज़ल या नज़म के आखिरी शेर में मक्ता का इस्तेमाल ना हो तो फिर वो मक्ता का शेर नहीं होता, फिर वो गज़ल या नज़म का आखिरी शेर होता है, याद रखिएगा जी। हाँ, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है आखिरी शेर में, उसे क्या कहा जाता है, उसके मक्ता कहा जाता है। और मक्ता के लफ्ज़ी मानी क्या है, काटने या कता करने के हैं। इस शब्द के मुकद्दर में सहरी नहीं मोहसिन, देखा है कई बार चरागों को बुझाकर, यूं देखते रहना उससे अच्छा नहीं मोहसिन, वो कांच का पैकर है तो पत्थर है तेरी आंखें। तो गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर बैतुल गज़ल कहलाता है। भाइयों की लड़ाई से रिश्ता नहीं टूटा, मतलब लाठी मारने से जुदा नहीं होते पानी, इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि वो इस्म जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे इस्म ज़मीर कहा जाता है। और फिर इस्म ज़मीर के हवाले से वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम भी होते हैं। मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहा जाता है, जो फर्स्ट पर्सन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसमें मैं,
और हम होते हैं, याद रखिएगा। और जो मैं है इसे कहते हैं वाहिद मुतकल्लिम, याद रखिएगा जी। और हम क्या है, ये जमा मुतकल्लिम है, याद रखिएगा जी। इसको उर्दू में कहते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई एंड वी। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन उसको कहा जाता है भाई ज़मीर हाजिर या ज़मीर मुखातिब भी कहा जाता है। उसमें क्या है, तू और तुम या आप, ये क्या कहलाते हैं इंग्लिश में, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। ये वाहिद जो है हाजिर और ये जमा हाजिर है। और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उनको कहा जाता है ज़मीर गायब कहा जाता है। इसका मतलब है कि वो हो, उस और उन, ये वो और उस क्या है, ये थर्ड पर्सन ज़मीर गायब वाहिद हैं जी। ये ज़मीर गायब वाहिद हैं। और उन क्या है, ये ज़मीर गायब जमा कहलाते हैं, जिनको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, इसको सेकंड पर्सन, और उनको फर्स्ट पर्सन जो है प्रोनाउन कहलाते हैं। अक्सर का जो गर्दाने जो स्टूडेंट्स याद करते थे कि मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं, इसका मतलब है कि वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम क्या है, आई, जमा मुतकल्लिम हम, और फिर वाहिद हाजिर जमा हाजिर, तू लिखता है तुम लिखते हो। तो फिर वाहिद गायब जमा गायब, वो लिखता है वो लिखते हैं। तो ये सारे बिल्कुल आसान ही होते हैं। इसम ज़मीर जो है उसके हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। हज़रत खदीजा ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम किसके ज़रिए भिजवाया था, नफीसा के ज़रिए भिजवाया था, जो कि हज़रत खदीजा की सहेली थी। उसके बाद कि मज़ूब वाजिब हराम किस फ़िक़्ह में आए, ये इल्मुल अहकाम उसका सही जवाब है। हदीस जिसमें 8 बाब हों उसे क्या कहा जाता है, उसे जामे कहा जाता है।